सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे कौन माइनस कौन प्लस। सियासी हलकों में नई बहस, अब होगी इश्तिहारियों की गिरफ्तारी। नैब ने कर ली पूरी तैयारी, कराची खुशगवार मौसम का मजा। लोड शेडिंग ने कर दिया किरकिरा, फ्लोर मिल्स की जीत हुकूमत की हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि इस वक्त मुल्क की सियासत पर मुस्बत नहीं मनफी करने का रंग चढ़ा है। माइनस माइनस की सदाएं बढ़ती जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने -1 का जिक्र क्या छेड़ा, हर किसी की जुबान पर माइनस की गर्दान चढ़ी है। शेख रशीद साहब की पेशगोई यह है कि अब -1 नहीं बल्कि -3 होगा, अगर हुआ तो, और निज़ाम लपेटा जाएगा। -1 की तो समझ आती है, ये -3 से इनका क्या मतलब है? क्या वो निज़ाम से तीनों बड़ी सियासी जमातों को माइनस करने की बात कर रहे हैं या फिर 3 ज़ीरक और ज़बरदस्त शख्सियात को माइनस करना उनका मकसूद है? ये राज शेख रशीद ही जानते हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन की सफ़ों में माइनस का तराना गूंज रहा है। नून लीग की दिली अरमान, उनके जो दिली अरमान हैं वो क्या है? शाहिद खान अब्बासी ने ये राज खोला है, जिनका कहना है कि अब -1 या 2 नहीं बल्कि पूरा -160 होगा, यानी 160 160। मीडिया में अफवाहें ये भी फैली हैं कि पीटीआई के एक वजीर ने खुद नून लीग की सीनियर क़यादत से राबता करके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान लाने की पेशकश की है, जिनके मुताबिक अगर ये तहरीक अदम इत्मीनान लाई गई तो तहरीक इंसाफ के कई अरकान इसकी हिमायत कर सकते हैं। ये वजीर मौसूफ कौन है, इनके किससे राबते हुए हैं, कौन कौन से अरकान तहरीक अदम इत्मीनान की हिमायत कर सकते हैं, इस बारे में ज़राए कुछ बताने से कासिर हैं। ये अफवाहें कौन फैला रहा है, मकसद क्या है, ये भी राज है। ताज़ा खबर यह है कि नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ की उनका कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। वैसे तो कोरोना में मुब्तला होने और सेहतयाब होने के लिए 15 से 20 दिन लगते हैं। शहबाज शरीफ का 3 महीने बाद उस वक्त टेस्ट मनफी क्यों आया, जब -1 की सदाएं गूंज रही हैं? ये उसने इत्तेफाक है या फिर कोई और राज? इस सब पर हम बात करेंगे, ये सब बातें करेंगे, इन सब का पता चलाएंगे बाबर डोगर साहब से और असद खरल साहब से। खरल साहब, आपको क्या लग रहा है, ये एक तरफ -1 2 नहीं -3, शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि नहीं -160 होगा, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे, हुकूमत नाकाम हो गई है, हम कोई गैर जमहूरी ताकत को आने नहीं देंगे। ये चक्कर क्या है सारा? देखिए, मामला ये है कि जो शेख रशीद साहब ने बात की है वो बात है बड़ी गहरी, लेकिन उसका एक और मैं आगे वन स्टेप उसके आगे और एक हिंट दे देता हूँ कि -3 उस वक्त होगा जब -2 करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है आप ना ही आगे बढ़ें तो दो चीज़ों को मिला के पढ़ेंगे या समझेंगे तो समझ आ जाएगी। ऐसे ना अच्छा, दूसरी बात पर काम ना करें। दूसरी ये बताएं, ये -3 से उनकी आपके ख्याल में क्या मुराद है? 3 बड़ी पार्टियां के तहरीक इंसाफ भी जाएगी। मैं इस पे इसके ज़्यादा मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि जब -2 की करने की कोशिश की जाएगी, उस कोशिश के दौरान -3 हो सकता है। अच्छा। या क्या होता है, या -1 होता है, मुझे ये नहीं पता। ये उस वक्त हो सकता है -1 अच्छा। या -3 या क्या होता है। अच्छा, -2 से आपकी मुराद एक इमरान खान है और एक कोई और शख्स है? जो भी है, मैं तो -2 जब करेगी, बता देना कि -2 कोई करने की कोशिश करेगा तो उस वक्त -1 भी हो सकता है, या पता नहीं क्या हो सकता है। अच्छा, अगली बात आ गई जो आपने कहा कि शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा करनी चाहिए, नून लीग तो ये नहीं कहती। अच्छा, 160 से मुराद ये है, पता नहीं अब वो अरकान पूरों की बात कर रहे हैं या पीटीआई को वाइप आउट कर रहे हैं। पीटीआई का 156 है तकरीबन, मतलब इस टाइप की वो बात कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी चीज आपने कहा कि एक वफाकी वजीर पीटीआई के ने नून लीग से राब्ता किया। जी जी, और उनको आगे से कोई मुराद अभी नहीं पूरी उनकी हुई, पता नहीं आगे पैगाम नहीं पहुंचा अभी तक, या वो कह रहे हैं कि मतलब वेट एंड सी, या वही बात है कि शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ की और मेरी पार्टी एक है। तो अब शेख रशीद साहब ने ये बात भी बड़ी कही है, कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि 14 वजारतें चलानी है, मुझे एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। 14 वजारतें चला चुका हूँ, हाँ सॉरी, 14 चलाई हैं, हाँ जी, और एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, और सारी कौम को उन्होंने कहा अपोजिशन, लेकिन बहरहाल साथ ही उन्होंने
पीटीआई को कहा है कि अपने गंदे कपड़े जो है ना कम अज कम हाँ। वो ना धोएं सबके सामने। तो कुछ अरसे से उनके तो नहीं धो सब्र रहे। का पैमाना जब भी से लबरेज इमरान हो खान ने गया। नोटिस लिया है, अब फिर बाबर साहब इस बात पर मुस्कुरा देते हैं कि जी इमरान खान वो नोटिस मिलिया कख ना लिया, या नोटिस लिया कख नहीं हिलदा। तो लेकिन अब यह है कि उस वक्त के बाद से मैंने नहीं देखा कि गंदे कपड़े धोए हैं किसी वजीर ने, कोई बात तो नहीं की उसके बाद। फवाद चौधरी साहब उसके बाद तो ऐसी कोई बात नहीं की उस इंटरव्यू के बाद। देखिए मामला ये उसका है तो कि असर हुआ है। फवाद चौधरी साहब ने एक टिप ऑफ आइसबर्ग थे, उन्होंने एक बात स्पार्क की। उसके बाद आगे 2-3 जो वजीर है, एक फैसल वाडा साहब ने उस बात को हवा दी और जो उसको इंडोर्स किया, और उसके ऊपर जो इमरान खान साहब चाहते थे वो बात की गई। 2-3 लोगों को मैसेज दिया गया। उसके बाबर बाद साहब ने भी बात उसके कही थी। बाद मामला ये हो गया ठीक। तो अब सारे उसी तनख्वाह पे काम अच्छा चलें करेंगे। बाबर साहब, इसके अलावा तो बाबर और कोई साहब मामला आप क्या देख रहे हैं? ये -1 से लेके -160 तक की अब गेम चल गई है, आपको क्या होता नजर आ रहा है? अब तो एक विफाकी वजीर का नाम तक आ रहा है कि वो तहरीक अदम इत्तेमाद के लिए नून लीग के पास जा रहे हैं। देखिए उसामा साहब, माइनस तो कोई भी नहीं होगा। अच्छा, दुल्हन वही जो पियामन भाई, तो दुल्हन जो है वो तो फिलहाल वही रहेगी जो पिया को पसंद है, और मुझे वो तो तहरीक कोई इंसाफ चेंज- की हुकूमत वो है। तो मुझे कोई चेंज नज़र नहीं आ रही। अच्छा, हाँ, प्रोपेगेंडा फैक्ट्री बहुत स्पीड से काम कर रही है। इतना शदीद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सच को झूठ साबित करने की कोशिश की जा रही है, और झूठ को सच। देखें कुछ अखबारात, ये जो अखबार हैं, ये जो अदारा है जिसने ये स्टोरी दी कि जनाब पीटीआई के एक मिनिस्टर ने नून लीग की एक बड़ी शख्सियत के एक रिश्तेदार को ये मैसेज पहुंचाया कि जनाब अगर आप नो कॉन्फिडेंस की मूव लेके आए तो हम कुछ लोग हम आपको सपोर्ट करेंगे। नून लीग कोई काकिचो नहीं है, कोई बच्ची है, कोई आपको उनकी अक्ल शऊर फहम जो है वो उससे आ रही नज़र आती है। वो बड़े सियाने लोग हैं। ये वो लोग हैं कि शहबाज साहब जब गाड़ी चला रहे थे वो एयरपोर्ट नहीं पहुंची, वो उनको पता था कि गाड़ी जो है वो किस साइड पे लेके जानी है और हवाएं किधर की चल रही हैं। तो नून लीग सर उनको पीटीआई के मिनिस्टरों के जवाब का इंतजार नहीं है, वो बड़ी खुली आंखों से देख रहे हैं। सामने नजर आ रहा है कि मैंगल साहब इमरान खान साहब से शदीद नाराज है, हुकूमत को गालियां दे रहे हैं जी। काफ लीग हुकूमत की हर चीज को क्रिटिसाइज कर रही है। ठीक है। एमक्यूएम जो है वो हुकूमत से शदीद नाराज है। जीडीए की स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है। बजट में सबने वोट डाल दिया। क्यों? सामा साहब आप बड़े सियाने हैं, अक्लमंद हैं, आपकी अक्लो शऊर के चर्चे हैं सारी नहीं सर, नहीं, आप मुझे तो बताएं कुछ क्यों? नहीं। नून लीग को पता है कि जनाब जो पीछे बैठे हैं वो अपनी गिनती पूरी रखेंगे, वो गिनती खराब नहीं होने देंगे। तो फिर शाहिद खान अब्बासी साहब ये इसीलिए कह रहे हैं कि जी हम तो ये हुकूमत मुद्दत पूरी करें, तो वो अंगूर खट्टे वाला हिसाब है कि नहीं ऐसे तो हम तो नहीं गिरा सकते। जब होगा -160 का मतलब ये कि जब जाएगी तो हुकूमत जाएगी, 5 साल पूरे करके ही जाएंगे, फिर वो तो मतलब तो यही नजर आ सर वो सामने नजर आ रहा है, उनको पता है अभी तक कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसामा साहब अभी तक कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, फिलहाल इसी से गुजारा करना है, इसी तनख्वाह तो शेख रशीद साहब ने क्यों कहा कि हम आखिरी चॉइस नहीं है? शेख रशीद साहब का भी तो बयान है कि पहले इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं है। जब ये पार्लिमानी लीडर्स का इजलास हुआ, ये बजट से पहले इजलास नहीं कहेंगे, इशाइया बल्कि कहना चाहिए, तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे अलावा चॉइस क्या है। अब शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हम आखिरी चॉइस नहीं है, यानी चॉइसेस तो फिर और भी हैं, इसका मतलब है बाबा साहब। चॉइसेस तो हमेशा रहती हैं, वर्ष कम वर्ष हालात में चॉइसेस तो फिर रहती हैं। ये तो नहीं है कि आपने दीवार के साथ जाके तो नहीं ना टक्कर मार देनी, अल्टीमेटली कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होता है। लेकिन फिलहाल जो चॉइस है वो इमरान खान साहब ही हैं, फिलहाल इन्होंने ही चलना है, फिलहाल इन्हीं के साथ इसी तरह पर सबने गुजारा करना है। मुझे तो अभी कोई चेंज फिलहाल इमीडिएटली मैं खैरल साहब से भी एक सवाल पूछता हूँ, और यही सवाल आपसे कि खैरल साहब जो फिर ये बात कही जा रही है, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी अपने लोग साजिशें कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, ये कीमतें जिस तरह बढ़ाई गई, बिजली का भी बहरान वो देख रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी ये सब इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है। अब आटे का भी मसला, इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। और वो कहते हैं कि उम्मीद है कि इमरान खान तो बड़ी मेहनत कर रहा है, जो कर सकता है कर रहा है, तो इमरान खान ही ये मामला समेट ले या इनको बेहतरी कर ले। इमरान खान साहब के पास अहलियत है कि वो इनसे निमट लेंगे, ये बेहतरी ले आएंगे? देखिए ये तो अब 6 माह का भी वक्त आ जाएगा, तकरीबन 1 महीना गुजर गया है, और 6 माह बाद पता चल जाएगा कि कौन से वज़ीर ने, कौन से मशीर ने, कौन से जो उनके मामले खसूसी हैं, जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं,
उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या डिलीवर किया है। पंजाब में उनकी हुकूमत है, सरदार उस्मान बुज़दार साहब और उनकी कैबिनेट ने क्या डिलीवर किया है। KPK में उनकी हुकूमत है, वहाँ पे क्या डिलीवरी हुई है। अभी तक जो शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कर लेंगे, अभी तक इमरान खान साहब से पाकिस्तान की तारीख में आप दोनों से बेहतर ब्यूरोक्रेसी और इन चीजों को कौन समझता है। पाकिस्तान की तारीख में 2 साल में इतनी तब्दीलियां कभी आपने अभी FBR की देख लें, बाजार तो नहीं देखी होगी शायद। नवाज शरीफ साहब कहते थे हर 3 महीने बाद जनाब मैं करूंगा, वो तो इजलास नहीं करते काबीना का 3 महीने में, यहाँ हफ्ते में 2-2 इजलास होते हैं। साहब FBR की चेयरपर्सन नुशीन जवेद साहब को फिर तब्दील कर दिया गया है और जवेद गनी साहब जो मेंबर कस्टम्स है उनको चेयरमैन FBR लगा दिया। तो आप जो कह रहे हैं तो कारकर्दगी पर चार्ज नहीं है। नहीं, खैर साहब कारकर्दगी कोरोना के बाद तो कभी नहीं देखा, रिकवर भी हुए अमाउंट। साहब वो कुछ मामला तो और हैं, पर्दे के पीछे कुछ और है, अब हम पर्दा उठा नहीं सकते, उसकी वजूहात कुछ और है। वो जो तब्दीली है वो कोई अच्छा पंजाब के 6 IG जो बदले उसमें भी कोई पर्दा ना उठाने वाले को नहीं, उससे वो पर्दा उठा हुआ था, पर्दा ही फटा हुआ। 5 चीफ सेक्रेटरी जो वो फटा हुआ पर्दा पंजाब 5 चीफ सेक्रेटरी बदले, 4 दफा फेडरल इंटीरियर सेक्रेटरी बदले, ठीक है, कमिश्नर लाहौर 2-3 दफा बदले, वजीर भी तो बदले हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा गई, वो वजीर सेहत होते थे, वो कियानी साहब वो गए, आमिर महमूद कियानी, नदीम बाबर गए, नदीम बाबर गए नहीं अभी, वो एक कलमदान उनके पास तो लिया गया ना, वो कलमदान जो उनके पास था ही नहीं, वो चेंजेस तो की गई ना। खुसरो बख्तियार साहब को भी इधर से एक बंदे को ऐड किया गया, उसमें नदीम बाबर साहब की पोजीशन वही है, उनको फारिग नहीं किया गया। अच्छा, अब एक और मौजू है हमारे पास जिसपे खरल साहब आप तो अथॉरिटी हैं, नैब के हवाले से खबरें आ रही हैं। अब इससे पहले कि बाबर साहब जो है ना मुस्कुरा दें, मैं तो जो आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हुई है मीटिंग, हाँ जी, उसामा साहब बड़ी देखिए वो अब टार्जन बन रहा है। अब इस दफा गुस्सा आ गया नैब को, उन्होंने कह दिया है कि अब साबिक वज़ीर आज़म नहीं, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात अब तेज होने लगी हैं। और जो बाबर साहब को हमेशा गिला रहा, हमेशा इन्होंने जब भी मैंने बात कही, इन्होंने आगे से आर्गूमेंट दिया कि जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 7 साल हो गए हैं, उसका कोई केस नहीं नजर आता। अब मालम जब्बा का भी आ गया है आज जो, और ये वो बिलियन ट्री सुनामी की भी बात हो रही है, और ये रैपिड बोर्ड सिस्टम की भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो मीटिंग हुई है, जिसकी चेयरमैन ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल साहब जो चेयरमैन नैब, उन्होंने सदारत की है। मुझे तो हंसी, अब मुझे उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है कि आज बहुत जबरदस्त फैसले हुए हैं। देखिए आज वो कह रहे हैं कि हम तो लें बड़े तैयार है। आप इजलास के अंदर क्या हुआ सुन ले, इजलास में क्या हुआ डॉक्टर साहब, बड़ी गौर से दिल थाम के डॉक्टर साहब, आज बहुत बड़े फैसले हो गए। इजलास में फैसला क्या हुआ और उसके बाद मैं उसका रिजल्ट बताऊंगा। पहले सिर्फ नाम सुन, एक दिन तो रिजल्ट नहीं आ जाता ना, नहीं क्या हुआ। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शाहिद खान अब्बासी, शौकत अजीज, राजा परवेज अशरफ, सैयद यूसुफ रजा गिलानी, शहबाज शरीफ, असलम रईसानी, सनाउल्लाह जहरी, मुराद अली शाह, कायम अली शाह, इसाक डार, ख्वाजा साद रफीक, डॉक्टर आसिम हुसैन, एहसन इकबाल, तारक फजल चौधरी, मुफ्ता इस्माइल, गुलाम सरवर खान, आमिर कियानी, अनवारुल्लाह कादरी, बाबर खान गौरी, मंजूर वसान, आगा सुराज दरानी, सुहेल अनवर, सियाल, सुनते जाए ना अभी। अच्छा जी। आदल सिद्दीकी को छोटा इजलास तो नहीं था ना, बहुत बड़ी खबर देने लगा आपको। अच्छा। रऊफ सिद्दीकी, शर्जील नाम मेमन, खुर्शीद शाह, वसीम अख्तर, सरदार आशिक खान, गुबंग, बरजीज ताहिर, इजाज जाकरानी, राना सनाउल्लाह, सबतैन खान, अलीम खान, साहबजादा महमूद, जेब शेर आजम खान, इंजीनियर अमीर मुकाम, कैप्टन सफदर, सरदार मुताब अब्बासी, उस्मान सैफुल्लाह, अनवर सैफुल्लाह, असफन यार काकड़, आसम कुर्द सादत, अनवर रहमत बलोच, तमाश खान, हमजा शबाज, सलमान शबाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज, आर चीमा, फवारसन फवाद, अमजद अली खान, सदीक मेमन, मंजूर काका, शाहिदुल इस्लाम, इमरानुल शेख, अब्दुल गनी, मजीद अनवर मजीद, इजाज अरून, जाहिद मीर, आसफ अख्तर हाशमी, तार बशारत चीमा, तारक हमीद, डॉक्टर एहसान अली, गुलाम मुस्तफा भल, फरखंद इकबाल, इम्तियाज इनायत अलाही, कामरान लाशारी, अख्तर नवाज गुंजेरा, कामरान शफी, खालिद मिर्जा, इसके अलावा बैंक इस्लामी, बैंक ऑफ खैबर, मालम जप्पा, बिलियन ट्री सुनामी और दीगर के खिलाफ अब तक की
की गई तहकीकात का जायजा लिया ना, जायजा सुन ले। जायजा क्या लिया गया? जायजा किसने लिया जाता है? ये देख रहे हैं कि कोई बंदा रैत नहीं गया जो नैब से क्लीन चिट जिसको नहीं मिली अभी तक, उसका मेरा ख्याल गौर है जो आगे क्लीन चिट नहीं कि केस चल रहा है, ये सारे देख रहे हैं। मुझे बता क्लीन चिट नहीं जितने बंदे हैं पेंडिंग से रिकवर किया तो आप बता दें पेंडिंग के और क्या किया आपने, किन से सारे पैसे रिकवर हो गए? सर मैं आपको खबर दे दूं, अंदर ये सारे जेलों में नए प्रोसिक्यूटर भर्ती कर रहे हैं, नए प्रोसिक्यूटर। बाबर साहब कहते थे जी प्रोसिक्यूटर किसी काम के नहीं है, इनसे प्रोसिक्यूशन होती नहीं, अब वो नए प्रोसिक्यूटर भर्ती कर चले ट्रक की भर्ती है ना, फिर ये तो ट्रक की भर्ती इन्होंने खुद बता दी। सारी कौम को मुबारक हो गए, नैब नए प्रोसिक्यूटर भर्ती कर रहा है। हां ये खबर हो सकती है, उसके बाद नहीं मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं, नए फिर शायद नैब अब ये नहीं पता पुरानों की छुट्टी होगी या एडिशनल कोई रखेंगे, फिर शायद नैब जेम्स बॉन्ड बन जाए। अभी तक जो मैंने इतनी लंबी लिस्ट गिनाई है, न्यू ब्लड नहीं, इस लिस्ट में से नैब सिर्फ ये बता दे इतनी लंबी फहरिस्त में से कि कितने अरब नहीं, कितने करोड़ नहीं, कितने लाख नहीं, कितने रुपए बाबर साहब कितने रुपए रिकवर किए हैं इन मुलजिमों से, ये बता दो साहब। देखें चेयरमैन नैब ने खुद कहा कि जनाब वो लोग जो मोटरसाइकिल पे आए थे आज वो अरबों रुपए हैं, और हमारा ये पूछना हक है कि जनाब आपके पास ये पैसा कहाँ से आया? तो पूछ रहे हैं ना, तो सर यही इमरान खान साहब कहते हैं, यही चेयरमैन खाली पूछना नहीं है ना, वो तो हमारा हिरासत में गए, हमजा शहबाज के आजाद फिर रहा है। आज हमजा शहबाज आजाद तो नहीं है, अगर अलीम खान को जमानत मिली है तो नैब ने तो नहीं दी ना। मुझे एक बात, अब शकील रहमान साहब को कल अगर जमानत मिल जाए, सुन ले खबर सुन ले, खबर सुन ले, ये ख्वाहिश भी हमारे अदालती निजाम में, उसामा साहब खबर सुन ले, ख्वाहिश मेरी हो सकती है, तज्जिया हो सकता है जराये से जो खबर मैं दे रहा हूँ। अगर कल मीर शकील रहमान साहब की जमानत हो जाती है तो यकीनन नैब का तो इसमें बिल्कुल कसूर नहीं होगा, क्योंकि नैब ने तो बड़ा पक्का केस बना के दिया होगा, इसलिए जमानत हो जाएगी। भी नैब कमजोर केस बनाएगा जो एज पर कमिटमेंट जो जराये के मुताबिक है, जो कल उन्होंने डील डन की हुई है कि आपको ये सारे केस वो खुद कमजोर बनाते हैं, नहीं वो ताकतवर केस बनाते हैं, इसलिए सारों से रिकवरियां भी होगी, सजाएं भी होगी। नवाज शरीफ को सजा किसने दिलवाई? राजा परवेज अशरफ का नवाज शरीफ को सजा किसने दिलवाई बताएं ना मुझे। वो सुप्रीम कोर्ट से जेआईटी बन के आई, इदारों ने मुख्तलिफ काम किया, नैब ने चलाया ना आगे दे दिया। सर यही मुर्दा नैब था, उसने केस तो चलाया ना आगे। बाबर साहब आप क्या कहते हैं, नवाज शरीफ के लिए नैब के ही प्रोसिक्यूटर पेश होते थे ना, इतनी धमकियों के, एक में बरीयत भी हुई है, अगर एक में सजा हुई तो एक में बरीयत भी हुई, वो भी नैब का। अब अरशद मलिक साहब का जो वो तो केस अलग चलेगा, वो कह रहे हैं जी निजाम पूरा ठीक है, और वो भी 14 से 60 साल हुई है सजा, 14 साल की बजाय 60 साल हुई है। नैब ने उस पर अपील नहीं की, इसका मतलब नैब ने समझा यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा तो दूसरे पे सजा हुई। सर नैब को खत्म करके देख लेते हैं कितना फायदा हो जाएगा। मसला ये कि नैब के पास बड़े लिमिटेड से रिसोर्सेज हैं, हुकूमत दावे तो बहुत करती है लेकिन प्रैक्टिकली नैब को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इस गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया, ये तो हकीकत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ठीक है कि खाली ये क्या देना कि ये एहतसाब होगा, नैब ने एनआरओ नहीं देंगे, कितना कुछ मांगा है आज तक। डॉक्टर साहब नैब को कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सिर्फ एक जाली फंड था, वो ऐसा अफसरों का बंद हुआ है जो सदके बकरे उससे एसएसएफ से करते थे। उसके अलावा नैब के पास अफरादी कुव्वत की बहुतात है, कोई उनके पास अफरादी कुव्वत की कमी नहीं है, और ऐसे ऐसे नैले लोग भी है वहाँ पे। फोरेंसिक ऑडिट नहीं कर सकते, वो अपनी लैब भी उनकी अपनी लैब है, तो आज तक क्यों फोरेंसिक ऑडिट फिर क्यों नहीं कर सके आज तक? पता नहीं, चेयरमैन साहब तो कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट वाइट कॉलर क्राइम की डिटेक्शन इतना आसान नहीं है। पहली बात तो ये है कि सारी दुनिया में मॉडर्न टेक्निक्स हैं। हम अभी भी आप देख लें कि हमारे नैब जो है वो रवायती तरीके हैं कि उसको सवालनामा दे दिया, उसके बाद उसको जनाब बुला लिया, उससे का सवालात पूछे गए, इससे आगे नफ्सियाती तौर पे जो खेला जाता है वो हमारे नैब के पास वो टेक्निक नहीं है। अमेरिका जैसे मुल्क में भी वाइट कॉलर क्राइम डिटेक्ट करना इतना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। तो हमारा जो नैब है अभी तक उसके रवायती तरीके हैं, उनके जो बंदे हैं जो आईओज़ हैं वो भी रवायती हैं, प्रोसिक्यूटर जो हैं वो लो पेड हैं। डॉक्टर साहब मैं इस बात से बिल्कुल आपसे माजरत के साथ एग्री नहीं करता। नैब के पास इंतहाई प्रोफेशनल लोग हैं, ईमानदार लोग भी हैं, डेडिकेटेड भी हैं, अच्छे प्रोसिक्यूटर भी हैं। तो फिर लेकिन मामला है चंद काली भेड़ें जो है ना उन्होंने इस इदारे को बेड़ा कर रखा है। नैब के 99.9% लोग जो है वो शानदार कैरियर के लोग हैं। नैब के डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर लेवल के आप ऐसे देखें और बाकी इदारों के मुकाबले में देखें एफआई और पुलिस के और एंटी करप्शन के। जज साहब को इतने अरसे में, आखिर वो सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं, इतना उनका तजर्बा है, इतने सालों में उनको पता नहीं लग सका कौन से काम के लोग हैं, कौन से काम के लोग। ऐसे ऐसे केसों की बोलियां लग रही हैं, दुकानें खुली हुई नैब में। मैं एक एक केस अब बताना शुरू कर दूं तो ऐसी मुंह पे कालक मली जाएगी नैब के, किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएगा। उनकी मैं नहीं चाहता, मैं चेयरमैन साहब को कॉन्फिडेंशियली, उनको तो पता होगा, या जवेद अख्तर साहब जो आई एंड वी के कर्नल हैं उनको मैं ये बताऊंगा
कि कौन कौन से केस के सौदे हो रहे हैं, कौन कौन सी गोलियां लग रही हैं, कौन कौन के आपसे अफसर डीलिंग वीलिंग कर रहे हैं, जरूर बताएं। तो ऊपर आप जितना मर्जी अच्छा कर ले, नीचे आपके गंद जो क्यों नहीं इस चीज को अभी तक डिटेक्ट कर पाए? क्यों नहीं इमरान खान साहब से कहते हैं कि जी हमें इस चीज की जरूरत है, हमें आप कहते हैं कि जी एहतसाब होना चाहिए, 6-7 लोगों को मैं छोड़ दूं, या कभी कहते थे कि 50 लोग सिर्फ मेरा बस चले तो मैं लटका दूं, पाकिस्तान में सब ठीक हो जाएगा। तो जो इदारा उनको करने के लिए मौजूद है तो उसकी फिर सपोर्ट उस तरह नहीं करते, या इन लोगों को निकालते क्यों नहीं है जो काली भेड़? इमरान खान साहब ने रोका किसी को पकड़ने से, साहब को आज तक नहीं पता लग सका कौन सी काली भेड़। नैब को पकड़ने से इमरान खान साहब ने तो नहीं रोका ना, उनकी देखिए खैर साहब ज्यादा कहते हैं ना काली भेड़ें तो हर डिपार्टमेंट में है, नैब में भी यकीनी तौर पर होंगी, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता। लेकिन चेयरमैन नैब जो उनका जितना एक्सपोजर है वो हमेशा इसी चीज़ का उनको गिला रहता है कि गवर्नमेंट हमें जो हम मांग रहे हैं, जो रिसोर्सेज मांग रहे हैं वो गवर्नमेंट हमें रिसोर्सेज नहीं फराहम करती। तो जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, खल साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि एक सरकारी वकील जो है जिसको 80,000 रुपया मिल रहा है, आप उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का 5 करोड़ के फीस वाला के मुकाबले सामने जो वकील है, मेरा मतलब है कम से कम 5 करोड़ एक केस की वो ले रहा है और इसको एक महीने का मिलना है 5 करोड़ रुपया। तो जहां 80,000 और 5 करोड़ वाले का मुकाबला आप नहीं कर सकते, और जो मुल्जमान है वो खाली 5 करोड़ का एक वकील नहीं करते, उन्होंने 3-3, 4-4 बड़े बड़े वकील किए होते हैं जो कि 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपया जिन्होंने लिया होता है, तो वो तो वकीलों की लाइनें लगा देते हैं। वहाँ पे नैब का प्रोसिक्यूटर जो है वो बेचारा क्या करेगा, वो तो कभी। और फिर वो जो नैब की हायरिंग हुई है कमरुज़्ज़मान चौधरी के दौर में, वो सारी PMLN पे पार्टी के प्रोसिक्यूटर भर्ती कर दिए गए। यही वजह है कि आप नैब सिंध में जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है वो इस्लामाबाद में बुला देते हैं, पंजाब में भी यही हालात है। मैंने आपको शहबाज शरीफ मुझे जब नैब कोर्ट के सामने पेश होते हैं तो कराची की अगर बात करें, पाकिस्तान नॉन लीग का हायर किया हुआ था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, लेकिन वहां के जो बुनियादी मसाइल हैं, अब बारिश हुई है तो एक ऐसे लग रहा है तबाही वहां पर आ गई है, उसका कसूरवार कौन है? किसने महकमों में इस तरह के लोग भर्ती किए? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, और लोग तरस रहे थे बारिश को, इतनी गर्मी थी और बड़े खुश थे जब ये मौसम बदला। लेकिन वही कहानी कि बारिश हुई और 4 अफराद, अब तक की इतलात हैं कि कम से कम 4 अफराद मुख्तलिफ हादसात की वजह से जाँ बहक हो गए हैं। बिजली आ नहीं रही, ना तो अब वहाँ पर दीगर सहूलियात हैं, हर जगह अब पानी खड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्यों होता है। अरशद वोहरा साहब साबिक डिप्टी मेयर हैं कराची के और पाक तज़मीन पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अरशद वोहरा साहब, ये क्या वजह है, क्यों इस तरह हुआ? हम जब भी पूछते हैं पीपल्स पार्टी से, कहते हैं जी पिछली कई दिहाइयाँ शहरी हुकूमत तो MQM के पास रही, अब MQM से पूछें तो वो कहते हैं कि जी हमें उस तरह सहूलतें नहीं दी जाती। अवाम तो ये पिछले 20-25 साल से यही कहानी सुन सुन के तंग आ गए हैं। बारिश को तरसते हैं, बारिश होती है तो उसके बाद कहते हैं ओहो ना ही दुआ करते बारिश के लिए कि बिजली है वो चली गई, पानी जगह जगह खड़ा है, हादसात अपनी जगह हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम है, क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें उसामा, बिल्कुल आपने सही बात की। मैं 10 साल से तो ये रेगुलर सुन रहा हूँ, और 10 साल पहले एक पैच था जिसमें मुस्तफा कमाल साहब जो है वो नाज़िम भी थे, और उस जमाने में भी अंडर पासेज बने थे, और अंडर पासेज और ये वो सारी सड़कें वगैरह, उस जमाने में चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई थी। लेकिन खैर नहीं है, अब मैं उससे अब आगे चलता हूँ। कराची की बदकिस्मती है कि कराची मुझे नहीं नजर आता कि कोई भी इस वक्त, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो जो है आपकी बलदियाती हुकूमत हो, किसी जगह भी 1% अगर कोई चेंज आया, वही बारिश, वही पानी जमा होना, वही ट्रैफिक। आज तो आपको सड़कों पे पहले तो जो है वो सिटी वार्डन्स होते थे, वो ट्रैफिक को किसी तरह मैनेज कर लेते थे, वो भी नहीं नजर आ रहे। अच्छा, इत्तेफाक से मैं लियारी एक्सप्रेसवे से भी गुजर के आया हूँ, तो लियारी एक्सप्रेसवे पे मैं पहले भी कई दफा कंप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझे नजर ये आ रहा है कि पूरा लियारी एक्सप्रेसवे ही जो है वो आपका जो कचरा फेंकने की जगह जो होती थी जाम चाकरो, और वो उसके बजाय भी पूरा लियारी एक्सप्रेसवे जो है वो कराची का कचरा वहाँ फेंका जाता है। पूरे मैंने ड्राइव किया तो वहाँ पे मैंने देखा और बड़ा अफसोस हुआ कि अब ये जो है
इंस्टेड ऑफ लैंडफिल साइट, ये हमारी पूरी जो है लहरी नदी जो है वो लैंडफिल बन गई है, तो वहाँ कचरा फेंका जा रहा है। उसके बाद आप वही अब आप फिगर गिनेंगे कि बिजली का तार लगने, करंट लगने से 4, 5, 6 ये फिगर शुरू हो जाएंगे, कहीं कोई छत गिर रही होगी। तो ये चीजें तो कहीं से कोई एक, अभी बिल्कुल ताज़ी मिसाल आपको देता हूँ मैं, एक जो है अरबों रुपए से फेडरल गवर्नमेंट ने एक सड़क बनाई जो कि शाहिद खान अब्बासी ने बजट अप्रूव किया था, 25 अरब रुपए का कराची का एक पैकेज था, उसमें एक मंगोपीर रोड बनी थी। अभी उसको बने हुए मुकम्मल हुए हुए शायद कुछ अर्सा भी नहीं हुआ, और जिसको गवर्नर हाउस में उसकी ओपनिंग भी कर दी गई थी। सर्विस रोड बनी थी, वो खा गया, लेकिन उसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन बहुत ह्यूज बना था जी। अब यकीन करें उस मंगोपीर रोड पे 3-3 फीट पानी खड़ा हुआ है। लेकिन अरशद साहब इशू ये है, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कराची की हुकूमत जो है, सिटी डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट है, जब बरसात आती है तो जिस तरह से पंजाब में होता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इस पे और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो इस पे पूरा होमवर्क करती हैं, बाकायदा तौर पर प्लानिंग की जाती है कि बरसात का निकासी आपका क्या सिलसिला होगा, कितनी बारिश होगी, उससे कैसे निपटना है। वासा लस्को वाले अपना मीटिंग करते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, पिछले साल कराची में तारे गिरने से कितने लोग जो हलाक हुए, इस दफ़ा फिर एक बारिश हुई है और आधे कराची की जो है तारें वो गिरी हुई हैं और इंतहाई खतरनाक सिचुएशन, बिजली नहीं आ रही हाल है, बिजली नहीं आ रही। बिजली क्यों नहीं आ रही? आधे कराची की तो तारें गिरी हुई है नीचे, तो वो खतरनाक खेल है। तो इस पे क्या हुकाम जो वो क्यों सोए रहते हैं? अब तो वो दौर नहीं, अब तो आपको हफ्ता पहले, अब तो हर एक के मोबाइल में पता होता है कि बारिश होने वाली है, कितनी होने वाली है, कितना होगी। मैंने अपना गुफ्तगू शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि फेडरल गवर्नमेंट से लेके बल्दियाती हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट कोई सिंसियर नहीं है शहर के साथ, सब अपने अपने पैसे बनाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल ये कोई मैं वैसे स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, जो पैसे जिस तरीके से इशू किए गए हैं उनका कोई हिसाब मांगने वाला नहीं। आपने अभी कहा कि तैयारी क्यों नहीं की गई, तैयारी की तो है। कल आपने देखा नहीं था बारिशों का कितने सुन रहे थे? परसों जो है हमारे वजीर बल्दियात और मेयर कराची जो है वो फोटो सेशन के लिए गुजर नाले पे पहुंचे हुए थे सफाई कराने। मतलब ये कि वो इतना अच्छा हो गया इस चीज को, और उन्होंने परसों आके सेशन करा। आज अंडर पासिस की सुबह आज सफाई हो रही थी कि यहाँ पे पानी न जमा हो जाए। अच्छा अरशद वोरा साहब, आप ये बताइए, एक तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बारहा ये कह चुके हैं सिंध हुकूमत से, शहरी हुकूमत से, कि ये नालों की सफाई कर ले, ये बारिश आने वाली है। महकमा मौसमियात कहता रहा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल आप जो वो इसकी सारा बताता रहा। दूसरी जानब कल जो सईद गनी साहब और अब्दुल कादिर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े सीरियस इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो अली जैदी साहब ने बाकायदा करोड़ों नहीं अरबों रुपए लोगों से क्लीन कराची के नाम पे इकट्ठे किए हैं, उसका वो हिसाब ही नहीं दे रहे। वो पैसा किधर गया, कहाँ पे उन्होंने लगाया, कराची तो क्लीन हुआ नहीं। तो ये सारी पीटीआई भी शोबदाबाजी करती है, सिंध हुकूमत भी कुछ नहीं करती। वसीम साहब कहते हैं, जो मेयर कराची है, वो कहते हैं मेरे पास तो फंड ही नहीं है। तो छोड़ते कौन करेगा? वाली वारिस कौन है? कराची के हाल पुरसानी हाल कौन है? किससे कराची के अवाम जो है जिस तरीके से चलाया जा रहा है, देखिए ये कराची को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, इसके रियल मैंडेट को सबसे पहले देखिए कराची के साथ तो ज्यादती सबसे पहले तो इसके जो है सेंसस से शुरू हुई ना, जहाँ पे कराची की आबादी को ही गलत गिना गया, वो भी कोर्टों में केस है, उसके भी कुछ नहीं हुआ। ये इतने सारे लोग कराची से जिस तरीके से भी इलेक्ट होके पहुंचे हों, अगर ये कराची के साथ सिंसियर होते तो असेंबली में कराची के लिए किसी एक MLA का नाम बता दें जिसने कराची के लिए वहां पे असेंबली में खड़े होकर हंगामा किया हो कि कराची के ये इश्यूज है। तो ये सब जो है इनको जिस तरीके से लाकर बिठा दिया गया है, ये बिठाए हुए लोग कभी भी कराची के मसले हल नहीं कर सकते। कराची के मसले रियल इलेक्टेड लोग जो होंगे वही कराची के मसले हल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कराची के इश्यूज का पता है, उन्हें कराची की गलियों का पता है, उन्हें कराची की पॉपुलेशन का पता है। वो जब सिंसियरिटी से काम जब तक नहीं होगा तब तक ये चीजें, जब तक लोग पैसा बनाने की मशीन समझेंगे कराची को, जब तक लोग आएंगे अपने कैरियर को, अपने पॉलिटिकल कैरियर को इसलिए लेके आएंगे कि आज उनके पास अगर 5 लाख रुपए हैं, तो जब वो यहाँ से फारिग होकर जाए 4 साल में, तो उनके पास कम से कम 10 अरब रुपए उनके अकाउंटों में हो या उनके रिश्तेदारों के अकाउंटों में हो। जब ये टारगेट होगा कराची पे हुकूमत करने वालों का, तो फिर उसका अंजाम
इसके आपके साथ पूरी साहब, वसीम साहब जो मेयर हैं वो तो जब भी उनसे बात हुई है वो तो एक ही रोना रो रहे हैं पिछले 3 साल से कि मेरे पास अख्तियार ही नहीं है। वो कौन से अख्तियारात है वो जो चाहते हैं, क्या अख्तियार उनको मिलने चाहिए? रोने में डेवलपमेंट फंड जो है, एनुअल डेवलपमेंट फंड जो है, इसी रोने में 35 अरब रुपए निकल गए। वो 35 अरब रुपया लगा कहाँ है? वो कराची में 35 अरब कहीं नजर आता है? कहाँ पे लगा है वो? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका तो केस फैसल ऑर्डर ने किया था, हाई कोर्ट ने, उन्होंने तो सबूतों के साथ किया था कि ये एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के पैसे हैं। सवाल करने वाला कोई नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि चीफ जस्टिस साहब जब नोटिस लेते हैं, चीफ जस्टिस साहब स्वयं नोटिस लेते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनको मिसगाइड किया जाता है, उनको गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनको गलत रिपोर्ट दी जाती है, और जब तक उनको हकाइक का नहीं पता चलेगा, रियल हकाइक का जब तक उनको नहीं पता चलेगा, अगर वो कोई एक्शन लेते हैं बोरा साहब, उनका ताल्लुक भी कराची से ही है और उन्होंने गैर कानूनी तामीरात, ये नालों पर तामीरात हो गई, निकासी आपके निज़ाम के ऊपर तामीरात होती चली गई, कचरा, यानी वफाकी हुकूमत के लोग अलग कहते हैं जी हम उठा रहे हैं, सूबाई हुकूमत आगे खुद आएगी जी हम उठा रहे हैं, और बल्दियाती हुकूमत, यानी तीनों तरह की हुकूमतें वो कहें जी हमने कचरा कराची का साफ करना है, पूरी मुहिम शुरू हुई, कुछ नहीं हो सका। अब उसके बाद ये तक पहले इल्जामात लगते थे, पीपल्स पार्टी ने चलो शुक्र है वो तो लगाने छोड़ दिए, वो कहते थे ये एमकेएम के लोग भर्ती हुए हैं तमाम महकमों में और वो जानबूझ के बोरियां तक घुसा देते हैं ताकि ये पानी सड़कों पर खड़ा हो और पीपल्स पार्टी बदनाम हो। ये सब बयानात टीवी पर भी चले, अखबारों में भी छपे, अब इस दफा वो नहीं हो रहे, लेकिन उसके बावजूद हालात वही हालात। मैंने आपको देखिए, हर चीज का एक सोल्यूशन होता है ना। अब जैसे एक बिल्डिंग गिरती है, उसमें 20-25 लोग बेचारे जो है वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद एक नोटिस लिया जाता है, नोटिस लेके एसबीसीए जो है 10 बिल्डिंगों पे पहुंच जाती है। अरे 10 बिल्डिंगों और 50 बिल्डिंगों का इशू नहीं है। कराची जो है जिसकी 55% आबादी जो है वो कच्ची आबादी है, जिसकी 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी कच्ची आबादी में रहती है। इसलिए अब हसन स्क्वायर के पास जहाँ से एसबीसीए का दफ्तर जो है वो 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है, उनके बिल्डिंग से उनकी बिल्डिंग से नजर आएगा कि कच्ची आबादी में 6 बिल्डिंगें बन रही हैं, प्लान करके भी बनती हैं, या जिस तरह आपने खुद मिसाल दी अरबों रुपए की सड़क बनती है, उसमें भी यही हालात हो जाते हैं। नई जो सड़कें बनी है, निकासी आपका नया निजाम बनता है, वो भी ये हाल हो जाता है कि वहां पर फिर वजीर आला मुराद अली शाह साहब हमें पहुंचकर बारिश में भीग कर नजर आ रहे होते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग, उधर वसीम अख्तर साहब नजर आ रहे होते हैं, वो भी बारिश में भीग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हाँ जी ये साफ करो जी, पानी निकालो, सारा कुछ। और यह हद ये होती है कि जी रेंजर्स तक को इन्वॉल्व करना पड़ जाता है। हालात तो ये होते हैं, पहले क्यों नहीं हम कर पाते? हर साल यही मसला है, अगर एक हफ्ता पहले से शुरू हो जाती है उससे भी फर्क तो कोई नहीं पड़ता ना। मैंने आपसे अर्ज किया कि देखें, इसके लिए मैनेजमेंट की जरूरत होती है, इसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। जिसको मैनेजमेंट का और प्लानिंग का नहीं पता, जिसको सिर्फ पैसों का मतलब हो, आपके पास वर्क देखें। आज अभी इस वक्त कराची शहर में ट्रैफिक जगह जगह जाम है, लोग घंटे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। बहुत छोटी सी चीज है, 1000 के करीब आपके पास जो है सिटी वार्डन हैं। आपको पता था कि बारिश होनी है, बारिश जैसी हुई मैनेजमेंट करते और ये सारे सिटी वार्डन उतर जाते, ट्रैफिक मैनेज करते, उससे 50% भी फर्क पड़ता तो लोग दुआएं देते। तो ये सारा मैनेजमेंट का और विजन का फर्क है। इन लोगों का विजन मैंने आपको पहले बता दिया कि जो 2-4-5 लाख रुपए जिनके पास होते हैं, वो जब आते हैं अपने 4 साल के और 5 साल के पीरियड में, वो चाहते हैं कि अरबों रुपए कमा के यहाँ से निकल जाएं। तो यही टारगेट है, पहले भी यही लोग करते रहे, अब भी यही कर रहे हैं। और इसके जब तक, मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा कि जब तक रियल इलेक्टेड लोगों को जो है नई हुकूमत मिलेगी, जिनको पता है, जिनको कराची की वोरा साहब तीनों को मिली है, फिर और मुझे बता दे कौन लोग हैं साहब? अरबों पीपल्स पार्टी कराची वालों तो सबको वोट देते हैं। अरबों रुपए बना कौन रहा है, पहले तो ये पॉइंट करें। और उसके खिलाफ क्या आप नैब में किसी इदारे में जा रहे हैं जो अरबों रुपया बना रहा है, फंड लूट रहा है, अवाम का पैसा लूट रहा है, उसके खिलाफ सरजमीन आप स्टेक होल्डर हैं। ब्रेक का वक्त हो गया बोरा साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वाडा साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं, वो सिंध हाई कोर्ट में सबूतों के साथ गए थे मेयर के खिलाफ, उन्होंने केस दाखिल किया था जी। उसके बाद वो खुद, जब उनको वफाकी वजारत मिली तो उसके बाद वो खुद बैकआउट हो गए। अब तो उनके खिलाफ केसेस की बात हो रही है। वाडा साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अरशद बोरा साहब, आपने में वक्त दिया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। पेट्रोल के बाद आटे का बहरान है, लेकिन उस पर भी वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है। इस पर अब ज्यादा बहस होगी बाबर डोगर साहब से ब्रेक के बाद।
अब पता चला। अब पता चला। पहले पेट्रोल का बहरान देखा गया और फिर इल्ज़ाम ये लगा हुकूमत पर कि उसने घुटने टेक दिए हैं। जो एजेंसीज़ हैं, ये कहना चाहिए कि पेट्रोल का कारोबार करने वाली कंपनीज़ हैं, उनके आगे, और फिर पेट्रोल बाद में दोबारा हमने देखा महंगा हो गया। अब आटे का बहरान फिर से सर उठा रहा है। अभी मुज़ाकरात के कामयाब होने की भी खबरें आ गई हैं। इमरान खान साहब ने नोटिस भी ले लिया इस पर कि फ्लोर मिल्स के दरमियान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और तकरीबन कोई 860 रुपये का थैला मिलेगा 20 किलो का। अब देखिए अल्लाह के ऐसा हो, क्योंकि इमरान खान साहब नोटिस तो लिए। इससे पहले ये था कि पता नहीं 1100 रुपये 1200 रुपये तक आटे का थैला आपको मिलेगा 20 किलो का। बाबर डोगर साहब, क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं? ये खुशी की खबर हम दे दें कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और अभी शायद दुकानों पर ना मिल रहा हो आपको 850 में, 860 में, या चले 900 का भी मिल जाए तो लोग शायद खुश हो जाएं 20 किलो का थैला। लेकिन गरीब आदमी बेचारा किलो किलो करके लेता होगा, तो कल तक शायद अच्छे साहब। अभी आपके सामने मैंने अभी एक स्टोर पे फ़ोन किया, मैंने उससे पूछा कि आटे का थैला कितने का? उसने कहा जी 1050 रुपये का। हुकूमत कह रही है 860 रुपये का, यानी कि तकरीबन 200 रुपये का फ़र्क है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये 200 रुपये का फ़र्क जो है ये कैसे ख़त्म होगा। जो आटा बनाने वाली कंपनी है, फ्लोर मिल जो है, उन्होंने तो बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हम करेंगे। इससे पहले अब गवर्नमेंट को की जो हिट है या गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरह से गेज किया जा सकता है? उसको इस तरह से गेज किया जा सकता है कि हुकूमत ने नोटिस लिया चीनी की कीमतें बढ़ने का कि 85 रुपये किलो चीनी है तो इसको कम होना चाहिए, 70-72 रुपये होने चाहिए। उस पर कमीशन बन गया, उस पर GIT बन गई, उस पर एक और कमीशन बन गया, उसकी ऑडिट फोरेंसिक हो गया। उसके बाद इल्ज़ामात की बुछाड़ हुई। PTI जो थी वो PMLN पे इल्ज़ाम लगाती रही, पीओ पार्टी पे लगाती रही। PMLN और PTI जो है वो पीओ पार्टी और PMLN PTI पे इल्ज़ाम लगाते रहे। इल्ज़ामात का सिलसिला अभी तक जारी है और चीनी इस वक्त 2 रुपये महंगी हो गई है, यानी कि पहले 85 की मिल रही थी, अब सुना 87 रुपये किलो हो गई है सर। तो देखिए बाबर साहब, आवाम को तोता मैना की कहानियों से कोई गर्ज नहीं है। वज़ीर आज़म का नोटिस तोता मैना की कहानी नहीं है। आप आगे ये कमीशन की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में शहबाज शरीफ ने पैसा बनाया, नवाज शरीफ ने बनाया, जहांगीर तरीन ने बनाया, फलाने ने बनाया, फलाने ने बनाया, जरदारी ने बनाया, ओमनी ग्रुप ने बनाया। यार एक गरीब आदमी जब ये सब कुछ सुन के स्टोर पे जाता है और उसको चीनी 85 से 87 रुपये किलो मिलती है, मुझे पता है वो क्या करे। उसामा साहब, वो वज़ीर आज़म के जो नोटिस है उससे उसको क्या फ़र्क पड़ा? अब भी नोटिस लिया है, मैंने आपको कीमत इस टाइम की बता दी है। इस वक्त मार्केट में आटा जो है सर वो मुज़ाकरात अब कामयाब हुए, 50 रुपये किलो है। अब फ्लोर रात 12 बजे की बात है, रात 12 बजे सर फ्लोर मिल्स मालकान जो हैं उन्होंने आटा इस तरह सस्ता करने से इनकार कर दिया है। अब देखनी है कि पंजाब बड़ा सूबा है, हमेशा पंजाब ने परफॉर्म किया और उसका क्रेडिट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को मिलता है। अगली बार लेकिन ये पहली मर्तबा है कि फ्लोर मिल्स को आटा जो है, आटा तो नहीं, इसको गंदम कहना चाहिए ताकि ज़्यादा बेहतर समझ आ सके। जो गंदम है वो सप्लाई करनी है हुकूमत ने, उनका एक कोटा होगा आबादी के लिहाज से कि हम आपको इतने रुपए में ये गंदम दे रहे हैं, आगे आप इसको पीस कर इसमें से आपने इतना चौकर निकालना है, इतना मैदा निकालना है, उसकी स्पेसिफिकेशन है, और इतना इसमें से बाकी जो आटा निकलेगा वो आपने इतने का बेचना है। ये अब उसामा साहब ये पंजाब की तारीख में पहली दफा हुआ है, पहली दफा हुआ है कि आटा बिल्कुल, और गंदम जो है वो अभी गंदम का सीजन शुरू हुआ है, इनकी गंदम की कटाई हुई है, गवर्नमेंट ने गंदम खरीदी है, जो प्राइवेट उन्होंने गंदम खरीदी है, गंदम सरप्लस होनी चाहिए थी। ये पहली दफा हुआ है कि गंदम सस्ती होने की बजाय महंगी हो गई, आटे की कीमतें कम होने की बजाय ज्यादा हो गई। अभी तो शुरू है, अभी तो स्टार्ट है। आज 6 महीने के बाद अभी 250 का मिल रहा है, तो 6 महीने के बाद यही आटे का बैग तो फिर 1400 रुपए का मिल रहा है कि कुछ मुतालबा जायज है मिलों के, क्योंकि वो कहते हैं हमारे इतने खर्चे हैं, फिर हमने सप्लाई करना है, ये सब कुछ करना है, इतने में जितने में आप कह रहे हैं हम नहीं बेच सकते, अगर आप हमें इतने में सप्लाई भी करें तो शायद हुकूमत थोड़ा सा उनका ख्याल करेगी, कुछ और उनको देखिए। एक तो उसामा साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वज़ीर आज़म साहब को प्लीज आप नोटिस ना लें, क्योंकि जो भी चीज पे आप नोटिस लेते हैं खड़ा हो जाता है, माफियाज के आगे आप बढ़ती रहे, वो ना ले नोटिस। आप तो बिलावल वाली बात और बढ़ गई है ना,
850 रुपए आपने कहा मार्केट में बिक रहा है 1050 रुपए का, बड़ी है तो उन्होंने नोटिस लिया का थैला। सर आज की खबर में 300 रुपए का मन आटा बिक रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा है चाहे ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जाएं, जो लोग सब्सिडी ले रहे हैं उनके खिलाफ जाएं, सब्सिडी तो देंगे लोगों को हर सूरत आप सब्सिडी तो मैं एडवांस बता रहा हूं, सब्सिडी तो मिलों वालों ने आपसे लेनी है गुटा रख के, वो तो सब्सिडी क्योंकि उनको पता है आप पेट्रोल माफिया के आगे लेट गए, आप चीनी माफिया के आगे लेट गए, अब आप जो आटा माफिया उसके सामने ताले लगा दें, छापे मारें, जब वो उनको बात ही करनी है ना सर, गवर्नमेंट की रेट ही नहीं है 1300 साढ़े 1300 रुपए, अभी एक महीने की बात है, 1300 रुपए मन जो सरकारी रेट पे गंदम खरीदी गई, मैं 1300 रुपए में खुद खरीदी है मैंने गंदम, 1300 रुपए में गंदम बिक रही थी, एक महीने बाद गंदम पहुंच गई 1800 पे, गंदम किधर गायब होगी, कहां स्मगल होगी, नंबर एक। दूसरी बात, आप 1300 गंदम लेके 1300 की लेके आप 2100 रुपए मन आटा बेच रहे हैं, यानी 800 रुपए प्रॉफिट। कभी ऐसे दुनिया में देखा है? ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी देखिए, मिडल मैन तो बीच में उसने तो अरबों फिर बना लिए चीनी की तरह, जिस तरह उन्होंने 100 अरब बना लिया। अब मुझे पता है किसान को मिला 1300 साढ़े 1300, और जो मिडल मैन है वो 1800 पे लेके गंदम एक महीने में उसकी 1300 से गंदम पहुंच गई 1800 पे। सर मिल कहते हैं हमारा खर्चा बड़ा आता है, मिलों वाले आगे आटा जो आप स्पेसिफिकेशन की आपने तो बड़े आराम से बात कर, आप जो है ना आप मैदा निकालेंगे, चोकर निकालेंगे। सर मैंने 16,000 बात तो सुन लेना बाबर साहब, 16,000 टन चीनी और गंदम बरामद की गई है। टाइगर फोर्स ने इतला दी थी, इस पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है और 16,000 टन चीनी और गंदम बरामद हुई है। फिर आप कहते हैं वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं, वापस कर उन्हीं की वजह से नोटिस हुआ ना, आप भी यहाँ पर है, मैं भी यहाँ पर हूँ सर। ये सारी चीजें चीनी पे भी ये सारा कुछ होता है। अगर वो 16,000 टन गंदम बरामद हुई है, उसको पीस के आप 50% डिस्काउंट आपने कहा था ना, तो आप दें आवाम को, आटा खुद ही मिलों वाले सस्ता कर देंगे। सर अभी तो ये खबर आई है कि शायद रात 12 बजे तक मुज़ाकरात में कुछ कामयाबी हुई है, तो देखते हैं वो मुज़ाकरात ये होंगे कि जो आपने बरामद की है वो उल्टा वापस ज़ख़ीरा अंदोज़ों को आप देंगे और उनको सब्सिडी देंगे माफिया को। इन मुज़ाकरात के दौरान आटा जो है 150 रुपए महंगा हुआ है। इन मुज़ाकरात के दौरान 52 रुपए किलो चीनी महंगी हुई है। जुल्म की इंतहा देखे, 52 रुपए किलो, 52 रुपए किलो आटा हो गया, 51 रुपए 75 पैसे, 1050 का 20 किलो अगर गिने, बिल्कुल जुल्म की इंतहा है यार। 1 किलो आटा कितनी क्वांटिटी होती है? वो 52 रुपए मिल रहा है, चंद रोटियां बन सकती हैं सर। किस तरह गरीब आदमी गुजारा हाँ, गरीब आदमी की रोटी भी आपने यार खुदा के लिए उनको रोटी तो खान साहब ऊपर से वो तनूरों वालों ने अलग, और रेट जो है गवर्नमेंट की उसको किसने इंश्योर करना है? प्राइस कंट्रोल कमेटियां किसके अंडर हैं? पंजाब के अंदर हुकूमत किसकी है? केपीके के अंदर हुकूमत किसकी है? मरकज में आपकी हुकूमत है। अगर आप ये बुनियादी चीजें जो एक मुल्क जरी है उसकी चीजें 1300 की गंदम। शहबाज शरीफ जो हैं वो बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। पहले तो कहते आटा शेर खा गया, अब कौन खा गया? सर वो भी उन्होंने अरबों रुपए की सब्सिडी देकर और वो तनूर लगाए सस्ते, तो वो भी कुछ नहीं हो सका। तो जहां गवर्नमेंट इस तरह डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है, मामला तो और खराब होते हैं, वो सारे पैसे जाया हो जाते हैं। क्या करें फिर? यही हाल रह जाता है कि आप फ्लोर मिल्स को फिर पहले ही सस्ती आटा सस्ता गंदम सस्ती देते हैं कि आप इससे आटा बनाकर इतने का गंदम तो सस्ती 1300 रुपए गंदम दी है। गवर्नमेंट रेगुलेटर होती है, गवर्नमेंट का काम आवाम को रिलीफ देना होता है। ये जमहूरियत को इसीलिए कहा गया कि ये आवाम की हुकूमत, आवाम के ज़रिए हुकूमत और आवाम के लिए हुकूमत। ये यहाँ पर इस वक्त ताकतवर की हुकूमत, ताकतवर के लिए हुकूमत और ताकतवर के ज़रिए हुकूमत है। ताकतवर पैसा बना रहा है, माफिया के सामने हुकूमत बेबस बैठी हुई है और आवाम जो है वो चक्की में पिस रही है। मेरा मतलब है अगर आप लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर आप घर चले जाएं यार। क्यों लोगों की ज़िंदगी तंग कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ खत्म हो गया है और हुकूमत के पास पहला कम है अब कि इस तरह गरीबों को रिलीफ देना ही उसका अवलीन फ़र्ज़ है। अब देखते हैं कि ये जो हुकूमत की तरफ से खबरें आ रही हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और 860 रुपये में 20 किलो आटा का थैला मिलेगा। अल्लाह करे ऐसा हो। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।